खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जारी है और वहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में कामयाबी, तीसरे मैच में ज़रूर कामयाबी हासिल की, लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तानी इस पोल के अंदर जो है मुख्तलिफ अपसेट होते हुए दिखाई दे रही। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम जो है आज इस ग्रुप से सेमीफाइनल के दौर से बाहर होती हुई दिखाई दी, जबकि अगर दूसरी तरफ देखें तो आज इंडिया और बांग्लादेश का भी बड़ा अहम मैच खेला गया जिसमें इंडिया ने गो की कामयाबी हासिल की, लेकिन मैच बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल सूरत हाल इख्तियार करता दिखाई दिया था इंडिया के लिए। इस सारे सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे शो पे मौजूद है। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद है आरिफ वहीद खान साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। आज सारे सूरत हाल पे और पाकिस्तानी टीम के हवाले से आरिफ साहब से भी राय लेंगे कि क्या सूरत हाल रही है खासकर इस टूर्नामेंट में। सबसे पहले जमील साहब के पास आते हैं। जमील साहब, हमने देखा कि माजी में जिस तरह हमारे ओपनर्स परफॉर्म करते नजर आ रहे थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक बार फिर बाबर आजम फ्लॉप होते दिखाई दिए। तमाम नंबरों पे चेंजिंग जरूर होती हुई नजर आई, लेकिन जो हमारा मेन जहां से हम फ्लॉप हो रहे थे ओपनिंग टारगेट, वहां पर हमने तब्दीली नहीं की। इसकी क्या वजूहत है? क्या कप्तान नीचे नंबरों पर आकर बैटिंग करना नहीं चाहते, या उनको ये डर है कि अगर मैं नीचे नंबरों पर चला गया और नीचे नंबरों पर मुझसे रन नहीं हुआ तो मेरी कप्तानी भी जाएगी और टीम से बाहर होता हुआ भी नजर आऊंगा? इसकी वजूहात तो ज़िद और ढिठाई नज़र आती है मुझे। देखें, बात यह है कि आकिब जावेद ने भी कहा था कि इनको 4 नंबर पे आगे खेलना चाहिए और टीम की ज़रूरत भी यही थी कि ये 4 नंबर पे खेलें। ये कहीं आपने किसी 12 टीमें खेल नहीं है, किसी टीम में देखा है आपने कि मेक शिफ्ट ओपनर जो है ना वो जाके जो है ना वो ओपन कर रहे हो और जो जेन्युइन ओपनर हैं वो आके जो ना मिडिल में बैटिंग कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब ये देखें, ये पाकिस्तान की टीम खेल रही है ना, जहां पर पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर बाबर आजम की ज़रूरत है ना 4 नंबर पर आगे खेलने की। कोहली भी तो आगे 3 नंबर पर रन कर रहा है ना, मतलब उसने इंडिया की टीम को जो संभाला दिया। अगर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो ना तो अपनी क्लास दिखाना चाहिए ना, कि मतलब ये कि मैं 3 नंबर पे खेलूं, 4 नंबर पे, जहां पे भी मैं खेलूं, लेकिन मैं अपनी कारकर्दगी से जो ना मतलब पाकिस्तान को जितवाना। असल सबसे अहम जो चीज़ है ना वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले होना चाहिए कि जिस चीज़ की पाकिस्तान, अब तमाम पूरा पाकिस्तान ये शोर कर रहा था कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर जो है वो कमज़ोर है। अगर बाबर आजम 4 नंबर पर आगे खेल लेते जो, और शुएब मलिक जिसको इन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया वो 5 नंबर पर आगे खेलते, तो एक मजबूत हमारी भी जो है ना मतलब ये कि मिडिल ऑर्डर होती है और हम कहते कि भाई अगर 10 रन 12 रन का एवरेज चाहिए तो हम मतलब कर सकते हैं। लेकिन अब तो मतलब सूरत हाल दुनिया की अगर आप बैटिंग मिडिल ऑर्डर देखें और अपनी देखें तो आपको बहुत फर्क, मतलब एक मिसाल के तौर पर डेविड मिलर है, वो खड़ा हो गया, उसने इंडिया के खिलाफ जो है ना फिनिश करके 94 रन आखिर के 10 ओवर में चाहिए थे। 40 रन उन्होंने 10 ओवर में बनाया, 94 रन 10 ओवर चाहिए थे, 10 ओवर में बना के नॉट आउट चला गया। ये क्लास होती है। बिल्कुल है जमील साहब, क्लास होती है। आरिफ भाई साहब क्या कहेंगे, जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं कि खासकर जो मिडिल ऑर्डर है हमारा फ्लॉप होता दिखाई दिया, इसकी बेसिक वजह ये है कि क्या कप्तान शायद ये सोच कर बैठे हैं कि हमारे पास जो है शादाब और नवाज की सूरत में शायद बॉलिंग ऑलराउंडर ऊपर आकर अपनी कारकर्दगी दिया। गो कि उन्होंने मैचेस में कुछ मैचेस में जरूर कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जिस तरह हमारे मिडिल ऑर्डर है, अगर बात करें हैदर अली की, खुशदिल शाह के हवाले से अगर बात करें, आसिफ अली के हवाले से बात करें, इफ्तिखार की बात करें, कोई भी ऐसा बैटर्स नहीं है जो आपको मैच फिनिश कारकर्दगी दिखा सके। इस टीम के अंदर भी ऐसा कुछ दिखाई देता हुआ नजर आया है। शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। जिस तरह मिडिल ऑर्डर पे जितनी ज़्यादा बात हो रही है, आपने कहा कि ये शादाब और नवाज़ ऊपर आएंगे, तो देखते ये कि शादाब और नवाज़ जो हैं ये लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं। ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि नवाज़ और शादाब ऊपर के नंबरों पे आके हमको अगर मैच जिताएंगे और मिडिल ऑर्डर पे अगर ये लोग रन्स करते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर कहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये गुज़िश्ता 2 साल से हम इसको देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर हमारा इंतहाई वीक था, मगर क्या था कि 2 साल से जो परफॉर्मेंस थी हमारे ओपनर्स की, बाबर आजम और रिजवान की, जिसके पीछे मिडिल ऑर्डर छुपता रहा। अब यहाँ जब कंडीशन चेंज हुई यहाँ पर और मौसम चेंज हुआ तो हमारा जो है सारी चीज़ें तकरीबन एक्सपोज हो गई। जिस कंडीशन में हम यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान में और वहाँ की कंडीशन में ज़्यादा फ़र्क है। अब आज के अगर मैच में अगर आप देखें थोड़ा सा फ़र्क चलें, वो नीदरलैंड जीत गया मैच और बांग्लादेश जीत गया मैच, मगर आप उससे देखें कि जितनी छोटी टीमें हैं वो टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो ग्रेजुअली वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना रहे हैं। एक एक्सक्यूज़ होता है कि ठीक मौसम की कंडीशन की बात है या ड्रॉप इन पिचेस की बात है, मगर ये देखेगा उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया और उससे आहंग होना, सिचुएशन को हैंडल करना शुरू किया। मगर हमारी अगर टीम की कारकर्दगी देखें तो तीनों मैच में तो ग्रेजुअली के साथ वो मुसलसल नीचे ही आ रही है।
तो ये फ़र्क काफ़ी होता है, क्योंकि अब सबसे बड़ा तो हमारा क्राइम ये है कि हम 3 जो है इंजर्ड खिलाड़ियों को कैरी कर रहे हैं यहाँ पर। जब आपको पता है कि यहाँ पे 3 खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी आपके इंजर्ड होंगे, और फिर उसमें से भी आसिफ अली और हैदर अली की कारकर्दगी को अगर माइनस करें तो आप 10 खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप में खड़े हैं। 10 खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा आप इवेंट खेल रहे हैं, तो ये जो मैं समझता हूँ कि ये खिलाड़ियों से ज़्यादा जो है हमारे सिस्टम की और मैनेजमेंट की नाअहली है। बिल्कुल सिस्टम और मैनेजमेंट की नाअहली है। जमील साहब, आप भी पहले पिछले प्रोग्रामों में जिक्र करते आए हैं फ़खर जमान के हवाले से कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। अब वो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो गई, फ़खर जमान टूर्नामेंट से बाहर हो गए। क्या हम इंजर्ड खिलाड़ी, हमें जब पता था कि इंजर्ड है फ़खर जमान, मामूली सी भी नौयत अगर इंजरी की, तो वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के लिए उनको सेलेक्ट करना क्या समझते थे बेहतर था? नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं था। देखें, ये जॉन बैरिस्टो से जो ना बड़े प्लेयर नहीं है, डॉसन से जो ना ये बड़े प्लेयर नहीं है, बटलर से बड़े प्लेयर नहीं है। मतलब जो जगह अभी बटलर फिट नहीं था ना, वो 7 मैच में यहाँ पर बैठा रहा ना, मतलब ये कि नहीं खेला। तो अच्छा, फिर बात ये है कि जो प्लेयर मतलब ये कि अनफिट होता है ना, तो दुनिया की कोई टीम उसको साथ लेके नहीं चलती, कि मतलब एक फिजियो रखा हुआ है उनके लिए स्पेशल, और 2 खिलाड़ियों की मतलब वो करें। ये आपके सिस्टम के फेलियर है ना, वो बता रहा है। जो अभी आप सवाल कर रहे थे ना, देखिए बात असल में ये है कि ये जो हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान की जो पिचेज हैं, ये यूएई की पिचेज हैं, वहां पर बाबर आजम और रिजवान रन करके नंबर 1 भी बन गए, वो ये नंबर 3 पे आ गए, और जो है ना हमारी मिडिल ऑर्डर भी छुप गई इसके पीछे। लेकिन जब वहां पर गए बहुत से पिचेस पर जब इनको खेलना पड़ा तो एक्सपोज हो गए। वो हमारी बैटिंग ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम जो है ना वो एक्सपोज हो गई। असल जो है ना हमारा मसला है कि हमारी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है, जो कि कोई भी नहीं सोच रहा। अगर अब मतलब ये कि अब हम कहां फिनिश करते हैं ना, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 आपके अहम तरीन मैच अभी जो है ना वो बाकी हैं। साउथ अफ्रीका से बाकी है, बांग्लादेश से बाकी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है मतलब ये कि ऐसा ना हो कि हमें जो है ना 6 नंबर पे जाके फिनिश करना पड़े। बिल्कुल 6 नंबर पर फिनिश करना है। थोड़ी देर पहले वही साहब आप जिक्र कर रहे थे कंडीशन के हवाले से, तो क्या मैनेजमेंट, क्या कोच, तो उनकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमें अगर हमारा ए जो प्लान है वो फेल होता तो हम बी प्लान के ऊपर चले जाएं? देखिए, मैनेजमेंट, मैं तो समझता हूँ कि मैनेजमेंट और इनको सब समझ आता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं समझ आ रहा। अब वो प्लान ए से प्लान बी पे किस तरह आएंगे? आपके जो इंटरनेशनल जो जितने भी स्टैंडर्ड के खिलाड़ी हैं, उनके खिलाड़ियों का पूल बहुत महदूद है। आप अगर टोटल उठा के देख लें 15, 16, 17, 18 खिलाड़ियों का यही पूल है, तो आप ये कैसे प्लान बी की तरफ जा सकते हैं? आपके जो इतना वीक सिस्टम है और खिलाड़ियों की तादाद महदूद है, तो आप ये मजीद वही सब पिछले 1.5 साल के अंदर हम 22 प्लेयर्स के साथ गए 1.5 साल के अंदर। लेकिन जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि हमारे पास महदूद खिलाड़ियों की गुंजाइश है, और उन महदूद में भी हम देखते हैं कि कुछ सिफारिशी प्लेयर्स भी शामिल हो जाते हैं टीम में। देखते हैं कि महदूद खिलाड़ियों 22 खिलाड़ियों से ज़्यादातर फेलियर खिलाड़ी हैं सारे, और ये जो मखसूस खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं, इनके खिलाड़ियों की तादाद हमारी बहुत कम है सारा। और ये खिलाड़ी भी इंजर्ड इसीलिए कि इन्होंने कैरी किए कि बंदे पता था कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। आप देख लें कि इंटरनेशनल गुप्तल जो है न्यूजीलैंड की टीम के बाहर बैठे हैं उनके मेन खिलाड़ी। इंडिया की टीम बुमराह को जो इनका जो मेन बॉलर है सिर्फ इंजरी की वजह से बाहर है, तो उनको कैरी नहीं कर रहे। मगर हमारी मजबूरी ये है कि हमें इंजर्ड खिलाड़ियों को कैरी करना पड़ा। तो मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे अगर आप कहीं पर सफ़र के अंदर दौरान जा रहे हो मंजिल के दौरान, और आपको गाड़ी में से अचानक आपको पता चले कि आपकी जो स्टेपनी है उसमें तो पंक्चर है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्कुल शेक हो जाएगा कि मैं मंजिल तक पहुंचूंगा, मेरे पास तो पीछे स्पेयर व्हील ही नहीं है। तो हमारी पाकिस्तानी टीम का भी बाबर आजम, रिजवान की कारकर्दगी का एक बड़ा फ़र्क ये है कि उनका कॉन्फिडेंस शेक है। उन्हें पता है कि अगर हमारी कारकर्दगी नहीं हुई तो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के लिए हमारे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से वो भी अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो उनको दे रहे हैं। वही 25% ही मैं समझता हूँ कि कप्तानी का जो है उनसर बाबर आजम का होगा, 70% तो ये मैनेजमेंट आजकल जितने भी हैं ये सारा पूरा प्लान देते हैं। और हमारे खिलाड़ियों का अलमिया यही है कि जो उनको एक प्लान दिया जाता है, एक रोल दिया जाता है कि वो ग्राउंड में जाकर उसी को ही डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन के हिसाब से वो मैच को हैंडल करने की हमारे खिलाड़ियों के अंदर सलाहियत नहीं है। बिल्कुल हमारे खिलाड़ियों को अडॉप्ट नहीं कर रहे, अडॉप्ट नहीं कर रहे। जमील साहब, कप्तानी की बात हो रही है बाबर आजम के हवाले से, जिस तरह इन्होंने भी वही साहब ने कहा कि बहुत सी चीज़ें जो है बाबर आजम और रिजवान की सूरत में जो है एशियन विकेटों पर दब गई, और उसके बाद जब फ्लॉप होने का नतीजा आया तो ऐसी कंडीशन पर हमें सब चीज़ वाज़ेह होते हुए नजर आई। क्या हमने उस वक्त ऐसी चीज़ों को तैयार नहीं किया, ऐसे प्लेयर्स तैयार नहीं किए जो जाकर हमें 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन पोजीशन पर जो है अच्छे बैटिंग करते नजर आए? अगर हम इसी में अगर तजुर्बा ही कर लेना था इन्हीं 15 प्लेयर्स के अंदर, तो आसिफ अली को 1 डाउन पोजीशन पर आप भेज सकते थे। गो के फ़खर जमान और शान मसूद ने कुछ कारकर्दगी ज़रूर बेहतर दिखाई कुछ मैचेस में। देखें जितनी भी टीमें खेल रही हैं ना, इनके पास जो है ना
प्लान है, मतलब जैसे अभी आपने जिक्र किया ना, ए प्लान अगर फेल हो गया तो बी प्लान और सी प्लान सब होता है ना, वो कब होता है? वो जब मिक्की ऑर्थर जैसा कोच होता है पाकिस्तान के पास, वो देता है प्लान, और वो इतना पावरफुल कोच था ना कि मतलब उसकी बात को मानना पड़ता था प्लेयर्स को। उसने प्लेयर आपकी टीम को खड़ा कर दिया था, उसने टीम को नंबर 1 आपकी जो है ना बनवा दिया था। हमने जबरदस्ती उसको हटाया, जबरदस्ती सरफराज को हटाया, अपने हाथों से अपनी टीम खराब और बर्बाद की है, वरना आपकी टीम तो नंबर 1 थी। ये अलग बात है कि रैंकिंग में आपके नंबर 1 और नंबर 3 पे जाती, क्योंकि वहां उस टीम में ना तमाम जो प्लेयर थे, वो जो वॉच करता था ना वो मिक्की ऑर्थर। ये आप सकलैन मुश्ताक तो मिक्की ऑर्थर से कहा, आपकी कारकर्दगी की खराबी की वजह यही है बुनियादी, कि आपने एक ऐसा कोच रखा हुआ है जो कप्तान के अंडर के अंदर ये जो हेड कोच, लेकिन मेंटोर तो हमारे पास मैथ्यू एडन है ना। नहीं, वो अभी आप इतना पैसा खर्च करके उसको मतलब लाके वो क्या करेगा? मतलब एक आदमी जो है, मतलब जो आपके अंदर जो आपकी टीम की स्ट्रेंथ है उसको क्या करेगा? वो एक हफ्ते में क्या टीम को वो कर देगा? भाई यूएई की टीम के अंदर मेंटोर ने कुछ भी नहीं किया था। ये टीम वहां की पिचेस उनको सूट करती थी, वो आइडियल थी, स्पिन को भी वो करती थी, वो आ गए सेमीफाइनल के अंदर। वो अब यहां पर जो है ना, अगर वो वाकई मेंटोर है और वो तो तजर्बा मुंतकिल करे ना, मतलब वो भी करें, शॉन टेट भी करें ना, वो भी तो मतलब बॉलिंग कोच है। लेकिन आपको इनके होने का कोई फायदा नजर आ रहा है? इतने सारी जो फौज आपने रखी हुई उसका कोई फायदा नहीं है, सिवाय ये कि हमारी जो टीम है वो दिन ब दिन उसकी कारकर्दगी जो है वो खराब हो रही है। तो लिहाजा ये कि हमें जो है ना, अब जो हम हमेशा करते हैं कि अब हम जो है ना ये करेंगे, हम वो करेंगे, इनके अंदर वो नहीं है भाई। ये जो है ना, ये जो एक अंदर से एक होती है ना गैरत वाली बात, वो इनमें इसलिए नहीं है। देखिए वेस्ट इंडीज की टीम बाहर हो गई ना क्वालिफाइंग राउंड से, फिल सिमंस ने रिटायर, वो जाके वहां पर जो है ना मतलब रिजाइन कर दिया, ये होती है। अब मैं देखता हूं ना कि ये जो इनकी जो कारकर्दगी है, ये इतनी खराब कारकर्दगी के बावजूद जो है ना, आप देखिएगा किसी ने भी जो है ना मतलब इस्तीफा नहीं देना है। देखिए मैं आपको बताऊं ना, इनको अपनी कारकर्दगी का पहले से मतलब एक पता भाई, जब आप पीजीएल के अंदर बाहर से बुला सकते हैं मेंटोर और अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो यार क्या वजह है कि रमीज राजा ने तो खुद क्रिकेट खेली हुई है ना, तो ऐसी कौन सी वजह है कि हम कोई ऐसा कोच हायर नहीं? देखिए पाकिस्तानी जो कोच है ना, ये आपकी टीम को खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए इनको पता है सिफारिशें वो जो होते हैं ना, वो देखें उसने क्या किया, अहमद शहजाद को बाहर किया, काम जो टीम खराब कर रहे थे उनको बाहर किया ना उसने, जो लड़के लेकर आए, बाबर आजम को किसने बनाया प्लेयर? उसने प्लेयर बनाया था, मिक्की आर्थर ने। शाहिन शाह अफरीदी को किसने एक टीम आपकी खड़ी कर दी? यार आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना जीत गए, समझे ना? तो आप सोचें कि आप मतलब नंबर 1 टीम उसने बना दिया, कहां से कहां। अब यहां पर क्या है कि रिजवान साहब मैं नंबर 1 हो जाऊं, अब वो तीसरे से चौथे पे चले गए। बाबर आजम साहब मैं जो है ना मतलब ये हो जाऊं, इससे कुछ नहीं होता। रमीज राज साहब इनकी ये मिसालें देना बिल्कुल बेकार है। ये बिल्कुल मिसालों पे बात हो रही थी, थोड़ी सी वही साहब के पास आते हैं। वही साहब है, जिस तरह मैंने 4 से 5 प्लेयर्स के नाम लिए, क्या समझते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप T20 चल रहा है, इसमें ये वनडे के प्लेयर्स ज्यादा बेहतर थे बजाय इसके कि इन्होंने जो है अपने T20 स्क्वाड में इन्हें शामिल कर लिया? देखिए मॉडर्न क्रिकेट हम जितनी भी देख रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट ये है कि अगर मॉडर्न क्रिकेट को हमने अडॉप्ट करना है तो मॉडर्न क्रिकेट का फॉर्मूला ये है कि आपकी टीम में तकरीबन 60% जो है मैच विनर्स होने चाहिए और 40% जो होते हैं जो आपको इस टीम के अंदर कितने लग रहे हैं आपको सर? 30% जो हमारे पास मैच विनर है और 70% जो 30% कौन है ये भी बता दें वही साहब आज आप। देखिए 30% में मैं अगर बोलेंगे तो ये रिजवान है, बाबर हैं और शाहिन आफरीदी, ये 3 खिलाड़ी। शाहिन शाह आफरीदी तो चलें समझ में आता है, कंडीशन को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं तो जिस तरह उनकी कारकर्दगी और ऐसी इन विकेटों के अंदर जो कंडीशन में उनकी कारकर्दगी जारी, शायद ऐसा नहीं लगता कि वो इन कंडीशन में भी कोई मैच फिनिश कर सके पाकिस्तान के लिए। जिन चीजों को आज हम रो रहे हैं, मगर ये इन चीजों को हो सकता था हमें गुज़श्ता 1 साल 2 साल पहले रो रहे होते, मगर चूंकि ये कारकर्दगी, चूंकि बाबर आजम और रिजवान की कारकर्दगी की वजह से बहुत सारे लोगों की कारकर्दगी छुप गई। और जिस तरह भाई साहब, लेकिन साबका टेस्ट क्रिकेटर 1 साल पहले तक यही कहते नजर आए कि टीम तैयार करें, लेकिन टीम मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड के दौरे पे जब पहुंच रही थी तो शायद उस वक्त मैनेजमेंट को ख्याल आया कि यहां पर कुछ शक्लिंग कर लें, यहां पर कुछ तजुर्बे कर लें ताकि T20 वर्ल्ड कप में काम आ सके। देखिए T20 वर्ल्ड कप की तो हमारी तैयारी थी ही नहीं,
T20 वर्ल्ड कप जिनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, वहाँ की कंडीशन पता थी, वहाँ की ड्रॉप इन पिचेस का पता था, तो उसके हिसाब से हमको इनको स्ट्रेंथन करनी चाहिए था, वो कंडीशंस में इनको खेलना चाहिए। तो हमारे उनके स्टैंडर्ड के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क है कि जब चूँकि होता ही है कि हम ये सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे खेलते हैं या यूएई की पिचेस पे खेलते हैं और भरपूर परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी देख लें कि हमारे खिलाड़ी यहाँ की पिचों पर भरपूर परफॉर्म कर रहे हैं, मगर वही खिलाड़ी जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जाके जब खेलते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा गैप आता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत सारी खिलाड़ी जो हमारे बाद से लाए थे वो गायब हो जाती हैं। उसकी वजह मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ कमज़ोर जो डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की जरूरत है। मॉडर्न क्रिकेट में हम जब जाएंगे, जब यहाँ के हम पिचेस को जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी है ग्राउंड्स को हम उनको बेहतर बनाएंगे, उनके मुकाबले में कम्पीट करेंगे। मगर यहाँ की आपकी पिचेस का हाल देख लें सारा यहाँ पर। अब ये बता रहे थे जैसे जमील भाई के दो, लेकिन वैसे साहब यहाँ तो जो टीम की जो कारकर्दगी पे अगर हम किसी प्लेयर्स को शामिल करते हैं, हम तो ज़्यादातर बेस बना लिया हमने कि पीएसएल में जो लड़का अच्छा परफॉर्म करेगा उसे हम T20 स्क्वाड में शामिल कर लेंगे फौरी तौर पर। देखिए पीएसएल की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हमारी जो है टीमें बनाई जा रही हैं, और जिसका फिर ये नतीजा भी यही है कि हम बड़े कंपटीशन में किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमें अगर डोमेस्टिक जो क्रिकेट है हम उसको अगर रिस्पेक्ट दें, और वहाँ जो खिलाड़ी हमारे जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छे बासिलाही खिलाड़ी अभी आप देख लें कायदेदन ट्रॉफी में ये T20 हुई है इसमें नज़र आ रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम इसको पीएसएल की बुनियाद पर अगर अपनी टीमें बनाएंगे तो फिर जो है वो टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं मिलेंगे। हमेशा टेक्निकली साउंड प्लेयर मिलेंगे जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से। और ये तो मतलब ये अचानक वाली क्रिकेट है कि जो इसमें पिंच हिटिंग हुई और पिंच हिटिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो है सेंसेबल क्रिकेट हमसे दूर होती जा रही है। अब यहाँ अगर ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो जो सेंसेबल क्रिकेटर है वही मैचेस जितवा रहे हैं, और सेंसिबल जो क्रिकेट खेलने वाली टीमें हैं, आप देखें कि ओपनिंग में जिस तरह शुरू के 10 ओवर है पावर प्ले हैं, हमारे जो पावर प्ले है हमारा प्ले पुअर प्ले बन गया सारा। वो जिस तरह हम पुअर हिटिंग कर रहे हैं पावर हिटिंग की जगह, तो इसकी वजह यही है कि टेक्निकली बिल्कुल है। जमील साहब से पावर प्ले के हवाले से बात करते हैं। जमील साहब, पूरी दुनिया कोशिश करती है कि जो पावर प्ले के शुरू के ओवर्स हैं उनको हम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ करें, इस पर ज़्यादा रन्स करें। हमारे कप्तान कहते हैं कि हम स्ट्राइक को अपने साथ रूटीन को लेकर चलते हैं, लेकिन आखिरी के 10 ओवर्स में जो है हम ज़्यादा जो है अच्छी बैटिंग कर और हार्ड रेटिंग कर जो है स्कोर को बढ़ा ले, लेकिन हम तो यहाँ पर पावर प्ले में भी फ़ायदा उठा नहीं पा रहे। जब हमारी ज़रूरत पड़ती है कि 10 ओवर्स के बाद अच्छी कारकर्दगी दिखाएं तो वहां पर भी हमारे जो हार्ड हिटर बैटर्स हैं वो भी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नजर आते हैं। सिवाय पाकिस्तान के जितनी भी टीमें खेल रही हैं ना, आप देखेंगे ना उठा के, तो उन्होंने आखिर के 10 ओवर में ना 100 से ज़्यादा रन बनाए। आप जो भी मैच देखेंगे ना वो आपको लगेगा 90 100 से ऊपर 110 से 115 भी बने। जो आप सवाल कर रहे हैं ना, देखिए इसके अंदर ये है कि अगर ये या तो ये कि आपकी मिडिल ऑर्डर इतनी बासलाई हो, तो या ऊपर से आप जो है ना कम से कम 10 ओवर में 70 रन तो कर दें ना। 70 रन करें तो नीचे आने वाले चलें 100 रन भी करते हो तो 170 रन हो जाता है। तो नीचे आने वाले हमारे प्लेयर ऐसे हैं ही नहीं। या तो अगर आगे नवाज ने करना है या शादाब ने करना है तो फिर मिडिल ऑर्डर की मतलब ही कि कोई वो नहीं है ना। जब हमें एक चीज का पता है ना कि हमें वहां जाके 80 यार्ड की जो बाउंड्री पे खेलना है, तो आप जब यहाँ 7 आपने मैच कराए इंग्लैंड वाले, तो 60-65 गज की बाउंड्री पे आपने क्यों कराए वो मैच 60? आप कुछ देखिए, आप जब न्यूजीलैंड गए ना उन्होंने क्या किया, बाउंड्री बड़ी कर दी उन्होंने, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। जो टीम आपकी यहाँ खेली थी उसमें 4 प्लेयर वहां पर नहीं खेल लेते ना, वहां खेल रहे हैं वो 4 प्लेयर ना। लिविंगस्टन वहां पर खेल रहा है, बेन स्टोक वहां पर खेल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो थे वो जो बटलर खेल रहा है, जो कि यहां पर जो है ना वो नहीं खेले थे, वो टीम बना रहे थे अपनी, वो बेंच स्ट्रेंथ मजबूत। फिल सॉल्ट जो है 7 मैच खेला था यहां पर, वो बाहर बैठा हुआ है, तो वो टीम अपनी, हालांकि इसमें कुछ मैचेस में फिल सॉल्ट ने मैचेस भी अच्छे किए, एक मैच तो बिल्कुल एक तरफा जितवा के चला गया ना वो। तो इस तरह के मतलब ये, अच्छा न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड ने भी अपने जो ना वो चेंज करते रहे। ब्रेसवेल ने वहां पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना जो ट्राई सीरीज के अंदर पे, और वो एक मैच भी अभी तक जो है ना वहां पर जो है ना वो नहीं खेला है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, अपने खिलाड़ियों को रोटेशन पॉलिसी के ऊपर लाए और उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को भी मतलब रेस्ट कराया, मतलब साउदी को भी रेस्ट, जहां उनको जरूरत पड़ी उन्होंने रेस्ट, वो जीते। हम क्या गए कि एशिया कप जीत जाओ, ये ना आप एशिया कप जीत सके, ना वो सीरीज भी आप 4-3 से मतलब हार गए। ये यहां पर आप जीत तो गई है जो न्यूजीलैंड के अंदर जो ट्राई सीरीज थी, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा है ना वो आपके सामने है, और जो न्यूजीलैंड का रिजल्ट है वो भी आपके सामने। इंग्लैंड देखिए ये तमाम लोग, लेकिन तमाम सूरत हाल पर जब कप्तान बाबर आजम से सवालात किए जाते हैं तो वो आखिरी में एक ही जवाब देते हुए नजर आते हैं कि हम अभी सीख रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में भी उनसे चंद साफियों ने सवाल किया तो वो यही कहते नजर आए कि हम अभी सीखने के मराइल से गुजर रहे हैं। क्या कहेंगे कि कप्तान को जेब देता है ऐसी चीजों को?
देखें मैं आपको बताऊं, इसे 2019 में ये कप्तान बने थे। 3 साल का अरसा बहुत होता है, मतलब ये सीखने का तो आप तसव्वुर नहीं है भाई। कप्तान जो होता है ना, कप्तान को इतना अरसा नहीं लगता कि मतलब वो अभी सीख रहे हैं या मतलब वो कर रहे हैं। आपको शायद याद, एरॉन फिंच ने जो है ना अभी वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, 1 साल है ना अभी। तो नया कप्तान जो इन्होंने मतलब पैट कमिंस को बनाया ना, तो नया कप्तान को उसने पूरा 1 साल दिया ना, कि मतलब 1 साल में वो सीख जाएगा या वो। हमें 3 साल इसको हो गए बने हुए, तो ये 3 साल में ये सिर्फ फजूल बात है कि अभी हम जो है ना मतलब सीख रहे हैं। देखें ये इनकी जो जब कारकर्दगी इनकी खराब होती है ना, तो ये सीख रहे होते हैं। और अगर ये खुदा ना खास्ता कारकर्दगी इनकी अच्छी हो जाए, अब देखें सेमीफाइनल में ये पहुंचे पिछले क्या कहते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की, और ये फिर उसको लेके जो ना मतलब चलते रहे। अब हम वो जन्नत करीम को 4 छक्के आसिफ ने मारे थे अफगानिस्तान के खिलाफ, टीम साउदी को 2 छक्के मार दिए, न्यूजीलैंड का वो 6 छक्कों पे वो पूरे साल जो है ना वो खेल रहे हैं। और 50 मैचों में शायद वो 2 मैच होंगे कि जिसके ऊपर, तो ऐसा दुनिया में। लेकिन आसिफ के साथ तो कुछ जाती भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा निचले नंबरों पर उन्हें बैटिंग कराया जा रहा है। हर कोई ये कहता नजर आया कि ऊपर नंबरों पर इसे मजीद बैटिंग कराया जाए। भाई जब आप उसको ये समझ लेंगे कि ये 8 गेंदें खेलेगा या 10 गेंदें खेलेगा और 30 रन बनाएगा, तो ये जमील साहब तो मैनेजमेंट का काम है, कप्तान का काम है कि उसे जो है पूरा प्रॉपर तौर पर उसे सपोर्ट किया जाए। कि आपको पहले उनसे बैठकर अगर डिस्कस कर लिया जाता है कि आसिफ आपको कौन से नंबर, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन अगर ऐसी थी कि बहुत सी जगहों पे आसिफ की जरूरत थी, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं भेजा गया। इस तरह समझ लें कि इफ्तिखार को ये भेजते रहे ना, इन्होंने इफ्तिखार के नंबर पे नवाज को भी भेजा है, इफ्तिखार के नंबर पे इन्होंने जो है ना इसको भी भेजा है, शादाब को भी भेजा है। देखें इफ्तिखार, अब आपको कुछ बेहतर प्लेयर लग रहा है ना, जब लेकिन आप समझते हैं कि इफ्तिखार भी T20 के लिए डिजर्व करता है? इस देखिए अभी जो अभी कारकर्दगी उसको अगर आप मद्देनजर रखें, तो वो कुछ मतलब ये कि बेहतर दिए। दुनिया की कोई भी टीम आप उठा लेना, वो लोग प्लेयर का नंबर चेंज नहीं करते ना। जबकि हमारे यहाँ ये क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि यार आप बैटिंग करते हैं ना, अगर आपको यही नहीं पता आपको जाना कब है, तो मेंटली आप कहां पे वो होंगे, तैयार होंगे। ये बड़ा वो होता है, पहले से पता होना चाहिए कि मुझे जो ना बिल्कुल पहले से पता होना चाहिए बैटर्स को कि किस नंबर पर बैटिंग करनी है। ये कप्तान की राय होती है, उसे मुकम्मल एतमाद भी दिया जाना चाहिए प्लेयर्स को। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले बात हो रही थी पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन और स्पोर्ट जर्नलिस्ट की आलमी तंजीम AIPS एशिया के तहत जो है पेशावर में बैनुल-अक़वामी अमन व खेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया।
पैकेज आपने देखा, अब इस पे बात कर लेते हैं जमील साहब से। जमील साहब, कैसा देखते हैं AIPS के तहत जो है, एशिया के तहत जो है पेशावर में जो है इस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जहां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद थे, खिलाड़ी मौजूद थे, कि ऐसी कॉन्फ्रेंस को कैसा देख रहे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त वो थी, कॉन्फ्रेंस थी। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो सिंध की जो स्पोर्ट्स की जो एसोसिएशन सजास है और उसके जो अहदेदारान जो वहाँ पर मुंतखब हुए हैं, तो मैं उन तमाम जो है अहदेदारान को, असगर अजीम जो है उनको मरकज़ी सेक्रेटरी मुंतखब होने पर, इसके साथ साथ उबैद अवान को नायब सदर मुंतखब होने पर, और जो है ना आसिफ खान और महमूद रियाज को मेंबर जो है ना मुंतखब होने पर, शाही साटी भी उसमें शामिल है, शाही साटी जो है सेक्रेटरी जो सजाज के, ये सारे हमारे दोस्तों में से हैं और मैं इन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। बल्कि मैं पूरी सजाज को मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े ऑनर की बात है पूरे सजाज के लिए, जितने भी उसके जो अहदेदार हैं उन सबके को मतलब मुबारकबाद कि ये जो आपके जो 4-5 जो अहदेदारान हैं ये वहाँ पर जो है ना वो मुंतखब हुए। ये इस चीज़ का नतीजा है कि जो इन्होंने जितनी स्ट्रगल की है और जो इस सजाज को इस मकाम पर लेकर आए, क्योंकि मैं जिस दिन से सजाज बनी है ना, तो उस दिन से मैं मतलब ये कि इनके साथ हूँ। और क्या कहते हैं, समझ लीजिए कि मैं भी सजाज का एक पार्ट हूँ। वही साहब, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो अब ऐसा हो गया कि बैकबोन बन गई है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। और मैं अक्सर देखता हूँ कि जिस तरह भी हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काम कर रही है और ये खिलाड़ियों जो है नए टैलेंटेड खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मुहैया करिए, इनको एक्सप्लोजर दिए, तो ये स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। और इस हाथों में मैं सजाज को मैं देखता हूँ कि एक तो ये सबसे ज़्यादा ये है कि यंग एनर्जेटिक लोग हैं सारे इसके अंदर, और ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को जितना ये प्रमोट कर रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ ग्राउंड में छोटे लेवल पे जहाँ पर क्रिकेट को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हम हाई लीग तो ऊपर तो सारा सब कमर्शियली बुनियाद। लेकिन वही साहब, इसमें एक बात मैं आपसे कहूँ कि जब डिपार्टमेंट्स बंद थी तो इसके लिए बाकायदा एक प्रोग्राम भी सजाज ने अरेंज किया इस डिपार्टमेंट को बहाल करने के लिए, वहाँ तक वज़ीर आज़म तक ये आवाज़ पहुँची। देखिए, चाहे वो डिपार्टमेंट का मामला हो, चाहे ग्राउंड का मामला हो, चाहे स्कूटनी क्लब का, जिसका भी हम देखते हैं कि वो सजाज हर लेवल पे आवाज़ उठा रहा है। हमने भी जितने लेवल पे हमने KCCA के प्लेटफॉर्म से जितने भी टूर्नामेंट्स किए, उनको सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर सजाज के प्लेटफॉर्म से ही मुहैया गया। और सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो एक्सप्लोर हुई वो इसी लेवल से हुई। तो जितना नीचे लेवल पे काम करना आके जो है ना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर के लेवल पे तो बहुत सारे लोग आपको काम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जमील साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि ग्रास रूट लेवल पर जो है काम जो होता है उसमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम ग्रास रूट लेवल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काम करती दिखाई दे रही है। अगर देखें तो पाकिस्तान अभी इन्होंने जो है इंटर स्कूल टूर्नामेंट मुनक्किद किया। समझते हैं कि ये यहाँ जो ग्रास रूट लेवल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, यहाँ से इन्होंने काफ़ी अरसे के बाद ये शुरुआत शुरू की। देखें जी, बात यह है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरुआत तो की है, लेकिन असल में जाके ग्राउंड्स के ऊपर जाके अगर देखा जाए ना तो इसका कोई मतलब नतीजा जो है ना बरामद नहीं हुआ। देखिए, इंटर स्कूल जो है ना हमने भी खेली है। इंटर स्कूल जो है ना इससे पहले भी हमने देखी। इंटर स्कूल जो होती थी ना उसमें मुकाबले होते थे और उसमें तमाम लोग इन्वॉल्व होते थे, टीचर इन्वॉल्व होते थे। यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8 टीमें जो है ना वो नहीं बन पा रही थी, और जिस तरह की टीमें बनी हैं तो एक टीम ने 19 रन बनाए, दूसरी टीम ने 1 ओवर में बना लिए। ये क्रिकेट प्रमोट नहीं हो रही है, पैसा जाया हो रहा है। मेरा कहने का, मैं देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं यकीनन जो है ना इंटर स्कूल के हक में हूँ, लेकिन उसको जो है ना म्यारी होना चाहिए। बिल्कुल म्यारी होना चाहिए। ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है तो वही साहब है, जिस तरह ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर्स निकल कर आते हैं लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया जाता। क्या वजूहत है कि हम अब अगर देखें तो माजी में रोहिल नज़ीर को बहुत ज़्यादा हम साइड लाइन करते नजर आए। अब हमने एक नया विकेट कीपर जो है तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान नामजद कर दिया, कराची से उसका ताल्लुक है। तो समझते हैं कि जातियों का सिलसिला तो खिलाड़ियों के साथ अब भी ग्रास रूट लेवल वाले प्लेयर्स के साथ होता दिखाई दे रहा है। देखिए, स्पोर्ट्स में तो इस ज्यादती का सिलसिला काफ़ी अर्से चल रहा है और अभी तक चल रहा है। तो इसके अंदर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी चीज़ को समझना। सबसे पहली चीज़ तो ईमानदारी और मेरिट पे काम की जाए, फिर टेक्निकल चीज़ें बाद में सारी चीज़ें आती हैं। तो हम ये जब इस बात करते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरीके से हमने सरफराज अहमद को यहाँ पर ज़ाया कर दिया। अब कप्तानी की बात होती है, जब सरफराज अहमद अच्छे कप्तान थे और वो ICC रैंकिंग के अंदर टीम नंबर 1 थी, और उनकी टीम नंबर 1 होने का ये था कि उस वक्त कोई भी टीम नंबर 1 थी लेकिन उनकी कारकर्दगी 0 नजर आती थी। जी मिस्टर वारों, जो कोई भी प्लेयर था हमारा जो है ICC रैंकिंग में टॉप 5 में भी नहीं था, मगर चूंकि एक टीम वर्क था, एक टीम रैंकिंग, तो बजाय इसको मैनेजमेंट को चाहिए था कि उसी वक्त कप्तानी के अंदर कोई कप्तान तैयार किया जाता। कप्तानी ऐसे नहीं होता कि बना दिया जाता है, कप्तानी एक लीडरशिप बाई बर्थ सलाहियत होती है। मैं इसके अक्सर मिसाल देता हूँ, जैसे तेंदुलकर को इतना बड़े खिलाड़ी को उन्होंने कप्तान बनाया मगर वो ज़ाया हो रहा था तो फिर उन्होंने कप्तानी से हटा के उसकी बैटिंग को प्रमोट किया। फिर ऐसे ही कोहली की मिसाल दे लेंगे तो उसको भी वो ज़्यादा अर्से कप्तान नहीं बना सके। तो ऐसे ही हम लगता है कि हम बाबर आजम को भी कप्तानी के उसमें एक अच्छा
मेरिट वाला और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो प्लेयर हम उसको ज़ाया ना कर दें उसमें। बिल्कुल ज़ाया ना करें। जमील साहब, कप्तानी की बात हो रही है तो जिस तरह सरफराज की बात हो रही थी तो उस दौरान शोएब मलिक टीम का हिस्सा थे। अगर उस वक्त शोएब मलिक अगर देखें तो T20 क्रिकेट में सियालकोट स्टैलियंस से उन्होंने शुरुआत की कप्तानी की, बड़ा ज़बरदस्त कप्तानी भी करते दिखाई दिए, अपनी टीम को जो है उन्होंने अपर लेवल पर भी लाया। लेकिन उस वक्त क्या समझते थे कि शोएब मलिक अगर कप्तान बना दिए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय हमने जो बाबर आजम को कप्तान बनाया T20 का। देखिए, शोएब मलिक ने जब कप्तानी छोड़ी थी ना, उसके बाद से जितना भी बोर्ड आए ना, क्योंकि मंजूरी तो देखें कप्तान की जो है ना वो चेयरमैन पीसीबी देता है, तो जितने भी चेयरमैन आए ना वो किसी ने भी मतलब ये कि नहीं चाहा कि जो है ना ये शोएब मलिक जो है वो कप्तान जो है ना बन सके। क्या वजूहत हैं उसकी? उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि कुछ माजी के अंदर ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो कुछ फिक्सिंग वाले मामलात भी जो है ना आए थे, लेकिन वो बाद में वो दब गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट्स देते हैं ना मैनेजर, उन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो ना मतलब उसको कप्तानी दी जाए। हाँ, एज ए प्लेयर जो है वो खेल सकता है, लेकिन उसको कप्तानी तो ये जो मैनेजर्स की हर टूर्नामेंट के बाद मैनेजर एक रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट जब सामने आती है तो वो कुछ चीज़ें जो है वो मंजराम पर नहीं लाई जाती, लेकिन पता होता है बोर्ड को कि क्यों नहीं मतलब ये कि बनाया जा रहा। तो ये जो आपका जो सवाल था ना, वो इसी हवाले से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें जो है ऐसी थी उस वक्त कि जिसकी एज ए प्लेयर तो ज़रूरत थी, तो उसको मतलब खिला रहे थे। लेकिन चूंकि सरफराज जब कप्तान बने तो जो शुरू के अंदर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी बहुत ज़बरदस्त दी है। 2015 का जो वर्ल्ड कप था उसको कप्तान नहीं थे, लेकिन उनको चांस नहीं दे रहे थे और उमर अकमल से कीपिंग कराई जा रही थी। क्या कि फिर जब उनको चांस दिया, क्योंकि वकार यूनुस और मिसबाह उल हक नहीं चाहते थे, और इनको हटाने में भी मिसबाह उल हक का हाथ है, सरफराज को हटाने में। आज मिसबाह उल हक किसी निजी चैनल पर बैठकर उनकी हिमायत करते नजर आते हैं, क्या ये गलत बयानी करते हैं वो। जब उसको बनाया तो इन्होंने बनाया था बाबर आजम को, और एक साल जो है ना उन्होंने ये कहा कि यार अभी से आप नहीं, एक साल इसको दें आप, एक साल नहीं, अभी तो आपने बात की ना 3 साल हो गए इनको, तो 3 साल के अंदर जो है ना ये कप्तानी सीखी नहीं जा सकती। मैं आपको बता दूं, कप्तान तो बाय बर्थ होता है, कप्तान का तो टैलेंट समझते अलग हैं होता बाय है। बर्थ के तौर पर जिस तरह सरफराज की बात हो रही है तो उन्होंने 13, 16, 19 पाकिस्तान मेरे सारी सामने चीजें- का बच्चा है यार, मैंने सारी चीजें, सारी क्रिकेट उसने मेरे सामने के लिए सरफराज को जितना मैं जानता हूं करीब से, मतलब वो सही मायनों में जो सिस्टम होता है ना, ग्रास रूट से लेके ऊपर से लेके के की उसने कप्तानी की, PIA की उसने कप्तानी की, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की उसने कप्तानी की, अंडर 19 आपको 2006 में वर्ल्ड कप जितवाया उसकी कप्तानी की। तो वो तो उसको तो कहते हैं बाय बर्थ कप्तान। और क्या होता है कप्तान? और जो यहां पर जो हमारी जूनियर टीमें थी उनकी कप्तानी, तो वो तो कप्तानी करता चला आ रहा है, उसको पता है कप्तानी का प्रेशर किस तरह लिया जाता है, ये सारी चीजें। और जो उसकी अच्छा, प्रेशर की आपने बात की जमील साहब, तो यहाँ तो हमारे कप्तान बाबर आजम मोहम्मद नवाज से बॉल कराना भी भूल जाते हैं। वो यार एक बात बताएं, 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर खेल रहे हैं तो क्या आप बॉलिंग ने, हालांकि आपके मेन बॉलर है मोहम्मद नवाज। बात यह है कि करनी पड़ती है ना। अगर मिसाल के तौर पर 2 राइट हैंड बैट्समैन खेल रहे हैं तो ऑफ स्पिनर को आप क्या बॉल नहीं देंगे? यार ये सोच ही गलत है। यही तो वो आती है कप्तानी के। एक मैच में नवाज ने 1 ओवर कराया और 3 रन दिए, बाकी 3 ओवर उनसे जो है ना आपने नहीं कराया, अपने उनसे पिट के और इतना रन जो है ना वो बनवा दी। देखिए कप्तानी ये होती है कि आदमी नॉन रेगुलर बॉलर को लाता है और विकेट हासिल कर लेता है। कप्तानी जो है ना, जैसे जावेद मियांदाद है, ग्रेग चैपल है, माइक ब्रैडली थे, या इस दौर के अंदर विलियमसन है, केन विलियमसन, तो ये वो कप्तान है जो अपनी कप्तानी से मैच जो है ना वो जीत लेते हैं। वो कप्तान नहीं है कि जो टीम अच्छा कर दे तो वाह वाह, और अगर हार जाए तो कप्तान है उसको जिम्मेदार। देखिए हम भी क्रिकेट देखते हैं ना, हमें पता है कहां कहां क्या क्या मतलब वो हुई है गलतियां। जब 3 ओवर के अंदर 48 रन चाहिए इंडिया को और आप 48 रन बना दो, तो आपको यही नहीं पता कि मुझे किस बॉलर के ओवर रोकने किसके नहीं रोकने। तो जब कप्तानी का तो जब इतने रन आप नहीं बचा सकते तो कप्तानी तो इसका मतलब फेलियर है ना आपकी कप्तानी। तो बिल्कुल कप्तानी फेलियर नजर आती है अगर देखा जाए तो। वही साहब क्या समझते हैं, कल मैच पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है, बाबर आजम क्या प्लान लेकर आएंगे? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बाबर आजम पर भी आयद हो गई है, दीगर बैटर्स पर भी, क्योंकि कल बड़ा अहम मैच पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। देखिए प्लान तो उनका यही होनी चाहिए कि एक तो ये कि सेंसेबल क्रिकेट खेलें, और यकीनन उनके जहन में भी क्या, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी ज़्यादा बेहतर है,
पाकिस्तानी टीम के लिए ज़्यादा बेहतर है कि ये अब ये टूर्नामेंट को एक अच्छे अंदाज में, अच्छे नोट के ऊपर ये फिनिश करें, अच्छी कारकर्दगी। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये सेंसेबल क्रिकेट खेलें, ये रिवायती क्रिकेट से हट के अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए, और इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप देखें ना, कल के मैच के अंदर दोनों कप्तानों ने परफॉर्म किया। कल का बहुत ज़्यादा सी इम्पोर्टेंट मैच था। तो अब इंग्लैंड के कप्तान ने देख लें, उसने परफॉर्म किया, फ्रंट ऑफ लीड किया। और उसके बाद विलियमसन ने, जो पिछले 3 मैचों में नहीं कर पा रहे थे, मगर जब अहम मैच में था तो वो अहम पोजीशन के अंदर, अहम सिचुएशन के अंदर वो खड़े हो गए। तो इस तरह जो है, जब तक ये कप्तान को फ्रंट पे आके लीड नहीं करेगा अपनी कप्तानी से, अपनी परफॉर्मेंस से। अब ये बात कर रहे थे आपके जैसे सरफराज अहमद की कि उनकी कप्तानी के दौरान उनकी अपनी परफॉर्मेंस कम थी, मगर हमारे लिए प्रायोरिटी पे ये ज़्यादा अहम है कि उनकी दौर में पाकिस्तानी टीम तरक्की कर रही थी, बजाय इसके कि ये बाबर आजम जो है नंबर 1 और नंबर 3 के आ रहा है। पाकिस्तान 13 सीरीज जो है मुसलसल जीत चुके हैं, 11 सीरीज हम बिल्कुल मुसलसल जीत चुके थे। जमीन साहब, कल के मैच के हवाले से क्या समझते हैं कि मोहम्मद हसनैन को टीम में कल के मैच के लिए शामिल करना चाहिए? अब मुझे नहीं पता कि, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये मोहम्मद हसन को खिलाएंगे, क्योंकि वसीम भी वो कर रहा है परफॉर्म, हारिस रऊफ को तो किसी हाल में नहीं बिठाएंगे। शाहिनशाह आफरीदी को इन्होंने 2 वो मैच जो नहीं खिलाने थे वो खिला दिए, तो वो तो इम्पोर्टेंट है, वो तो मतलब ये कि उसको खिलाएंगे। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये कोई मतलब चेंज करेंगे या वो। हाँ, क्योंकि आप फखर नहीं खेलेंगे तो आप फखर की जगह पे खुशदिल शाह खेलेंगे या आसिफ अली खेलेंगे, ये बता दें। देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज। देखिए इनका जो वो है ना, हैदर अली तो नहीं खेलते, ठीक है ना। तो जो मैं देख रहा हूं ना, तो मैं आसिफ अली को ही देख रहा हूं, क्योंकि इनका जो ज्यादातर भरोसा जो है ना वो आसिफ अली के ऊपर ज्यादा है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि खुशदिल शाह ने कोई मैच नहीं खेला है, और इतना प्रेशर वाला जो गेम है उसके अंदर उसको ला के खिलाना, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट का मतलब वो है। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये टीम में अगर लाएंगे ना तो आसिफ अली को लेकर आएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बताऊं, देखिए जो मैच कल जो ये होने जा रहा है ना, पाकिस्तान को सिर्फ जीतना नहीं है, अपना रन रेट भी बेहतर करना है। ये 2 मैच है ना, ये जीतने भी है, रन रेट भी बेहतर करना है। उसके बावजूद आप कह नहीं सकते, क्योंकि इसलिए कि आखिरी मैच जो है, मतलब जो है ना इनका जो बांग्लादेश के खिलाफ, वो जो है ना मतलब पाकिस्तान का है ना, लेकिन साउथ अफ्रीका को तो आसान मैच है आयरलैंड के साथ, तो वो तो मतलब जीत जाएगा। रन रेट अगर वो भी सही कर लेगा, 5 पॉइंट पर तो खड़ा हुआ है वो। इंडिया ने आज मैच जीत के जो है काफी हद तक पाकिस्तान के चांसेस खत्म कर दिए, 6 पॉइंट उसके भी हो गए। आखिरी मैच है, अगर बारिश भी अब हो जाती है तो 7 पॉइंट तो हो ही जाएंगे ना इंडिया के। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं ना, मतलब ये कि जिसे कहते हैं ना कि बहुत कम, जिसे मतलब कम मतलब चांसेस हैं कुदरती कोई करिश्मा हो जाए तो शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल ले। सेमीफाइनल अगर नहीं खेलता, पाकिस्तानी टीम वापस वतन पहुंचती है, तो क्या समझते हैं इस टीम के अंदर जो है दीगर जो प्लेयर शामिल किए गए थे उनको अब साइडलाइन कर दिया जाएगा, कुछ नए प्लेयर को शायद शामिल किया जाए? देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वो होते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव, या ये जो रमीज़ राजा साहब हैं, इनको जो है ना मतलब ये कि बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर मेरी ज़ाती राय है कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है ना ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि वो सरपरस्त आला जो है ना, जो भी वज़ीर आज़म होता है वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मतलब देख रहा होता है ना। तो जाहिर एक वो तो आएगा ना, मतलब अवामी जो रद्द-ए-अमल होता है वो तो अभी भी आ रहा है, और जब वो आएंगे तो वो और भी आएगा। लेकिन हम इसी टीम के साथ जो है ना, देखें अभी यहाँ पर इंग्लैंड ने आना है, अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड ने आना है, सीरीज आपसे खेलनी है ना आके, फिर एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो अभी बहुत कुछ जो है ना क्रिकेट मतलब वो है। तो हमें जो है ना अभी से सोचना चाहिए कि हमें क्या कहाँ पर हमारी मतलब गलतियां हैं। और T20 जो है ना, T20 की जो बातें आप कह रहे थे ना, आपके पास प्लेयर ही नहीं है ना, मतलब अभी आप घूम लेकिन आप समझते हैं इस टीम के अंदर शजील खान, आजम खान जैसे बैटर्स का जरूरी है, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट के बेस्ट बैटर्स हैं। यार एक बात बताइए आप, आसिफ अली, ठीक है, आसिफ अली को ले लें, खुशदिल शाह को ले लें, हैदर अली को ले लें, कोई फ्रेंचाइज दुनिया में खिला रही है इनको? नहीं खिला रही है ना। अच्छा, फिर उसको तो मतलब जो जिनका आपने नाम लिया है, शजील खान, आजम खान को खिला रही है, अमाद वसीम को खिला रही है, ठीक है ना। अमाद वसीम को जाहिर है वो आपके उसमें नहीं आता तो आपने नहीं लेना उसको, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन नया बॉल जो वो आके करता था तो पाकिस्तान को उससे फायदा। और इसने आके ये विकेट कीपर बैट्समैन है ना, हारिस से इसका क्या मुकाबला यार, मुझे बताया ना। मोहम्मद हारिस हैं, उसको आपने सिलेक्ट किया, ये वाकई पावर हिटर है।
4 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर, मतलब जहां जरूरत, तो ये जो 80 यार्ड्स की बाउंड्री है ना, ये कर सकता है। तो आजम खान का होना जो है ना टीम के, मतलब वो हमारे पास है ना प्लेयर ऐसे, मतलब आपने यहाँ जहां पर कट और पुल जो है ना वो हमें चाहिए थे, फहीम अशरफ को आपने जाया कर, बल्कि कहेंगे जाया कर रहे हैं ना। अब आपके पास जो रहे, चाहे वो थे प्लेयर थे, वो भी आप छोड़ के चले गए अपनी जिद और आना के। शोएब मलिक को छोड़ गए, फहीम अशरफ को छोड़ गए, अब आपके पास क्या क्या बचता है? हारिस सोहेल बचते हैं, वो हुसैन तलत बचते हैं, यही ये जो 22 प्लेयर आप कह रहे हैं ना, यही प्लेयर हैं, 22 प्लेयर है ना, यही वो है 22 प्लेयर। और कोई मतलब इक्का दुक्का आप आमिर जमाल को निकाल के ले आएंगे, एक आध मैच खिला के उस पर ठप्पा लगा के और उसको बाहर, ये नए प्लेयर्स की बात हो रही है तो मैं वही साहब से साइम अयूब के हवाले से जरूर बात करूंगा। वही साहब है, नेशनल T20 की टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया साइम अयूब ने, क्या कहेंगे उस नौजवान बैटर्स के हवाले से? बिल्कुल, बस मैं यही बात कहने वाला था कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि T20 क्रिकेट के अंदर साइम अयूब की जो कारकर्दगी थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म थी। तो हमें एक ये पूरा बाकायदा टैलेंट वो नज़र आ रहा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो बजाय देखिए, टैलेंट एक अलग चीज़ होता है, टैलेंट से प्लेयर्स बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उस गैप को पूरे करने के लिए हमारी मैनेजमेंट का काम है कि हम अपने टैलेंट को पॉलिश करके उसको प्लेयर्स तक बना दें। तो होता ये, जब हैदर अली की बात आती है मैं ये कहता हूँ चलिए ये भी टैलेंट है, आसिफ अली की बात आती है ये भी टैलेंट है, मगर हमने इनको प्लेयर्स बनाया ही नहीं, उस लेवल तक बनाया नहीं जहाँ पर हम कम्पीट करके इनको कोई मैच, बड़े मैच जितवा सकें। तो हम ये बीच में जो टैलेंट को अपने ज़ाया कर देते हैं। तो साइम अयूब है, उमैर यूसुफ हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इन लोगों की, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंडक्ट करना पड़ेगा इस टीम के अंदर। एकदम से तो शफलिंग नहीं हो सकती, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनको जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर इनको सही टाइम पर मौका दें। सही टाइम के मौके देने की बात आ रही थी, जमील साहब के पास आते हैं। नौजवान क्रिकेटर्स की बात हो रही है, जमील साहब है, अगर हम बात करें तो मीर हमजा की सूरत में हमें अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मैसर है, लेकिन शायद पाकिस्तानी मैनेजमेंट के गुड लिस्ट में मीर हमजा नहीं आते, जो पाकिस्तान के सिलेक्शन नहीं बन पाते। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद हसनैन रेगुलर, हालांकि अनफिट होने के बाद भी आपके पास चांस था कि मोहम्मद हसनैन की सूरत में जो है मीर हमजा की सूरत में आप टीम में लेकर आ सकते थे, लेकिन ऐसा पाकिस्तानी मैनेजमेंट क्रिकेट टीम की करती हुई नजर नहीं आ रही। देखें, ये मीर हमजा जो है ना, ये आइडियल बॉलर था इन कंडीशंस के लिए, कि जहां पर अभी आप देख रहे हैं ना, अर्शदीप सिंह जो है इंडिया का, वो सेम इसी कंडीशन पे बॉल करता है मीर हमजा, जैसे मीर हमजा करता है। क्या है, वो उसको सारे मैच खिला रहे हैं, रेगुलर उसको खिला रहे हैं ना, और अब वो लग रहा है मैच विनर। हम जो है, मतलब हम तो इसका नाम भी नहीं ले रहे। देखिए, अभी आपने नाम लिया ना, इस बच्चे का हम नाम भी नहीं ले, जबकि मैं इसको जान रहा हूं 5-6 साल से, ये मुसलसल जबरदस्त वो दिखा रहा है कारकर्दगी। इन्होंने साइम अयूब का नाम लिया। साइम अयूब ऐसा टैलेंट है कि मतलब जिसका जो है ना, मतलब ये कि जितनी भी तारीफ की जाए, उमैर बिन यूसुफ है, उसके अलावा सऊद शकील है, जिनको वनडे और टेस्ट क्रिकेट के यहाँ जरूर खिलाना चाहिए। मेरे मतलब अपने, अभी आपने जो जिस बच्चे का नाम लिया था साद बेग का, जो कि जिस तीनों फॉर्मेट ने उसको बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान बनाया है, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपके प्रोग्राम के अंदर कि वो उसके, देखिए उसको ना एक सीरीज के बाद उसको भूल नहीं जाए। उस बासित अली नया लड़का है, टैलेंटेड बैटर है ना आपके पास। अब आपको यहीं से जो है ना, मतलब प्लेयर वो, क्योंकि जो आपके पास जो प्लेयर थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता या तो मुल्क छोड़ के चले गए, या अगर मुल्क के अंदर है भी तो वो उनको वो मौके नहीं मिले, क्योंकि जाहिर टीमें इतनी कम है। तो आने वाले वक्त के अंदर जो है ना, हमें इन नौजवान खिलाड़ियों, देखिए 2010 में इंग्लैंड की टीम बिल्कुल नीचे जो है ना वो आ गई थी, उन्होंने एन मॉर्गन को बनाया कप्तान, और नई टीम बिल्कुल जो है ना वो खिलाई, और वो नई टीम जो है ना आज जो है ना यहाँ पर फेवरेट है इस वर्ल्ड कप के अंदर। ये सारे लोग, मोइन खान, बटलर, ये सब 2010 के अंदर जो है ना जब ये आए थे, तो ये बिल्कुल नई, और आज हम जो है ना, हम दूर अंदेश नहीं है। अच्छा, दूर अंदेश की बात हो रही है जमील साहब, 19 में अंडर 19 टूर्नामेंट्स के अंदर वर्ल्ड कप में हम देखते हैं कि हसीबुल्लाह की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, फैसल अकरम, कासिम अकरम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते नजर आ रहे थे। अंडर 19 पाकिस्तान की तरफ से खेला उन्होंने, लेकिन वो कहीं गुमनाम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हमने उस तरफ दोबारा तवज्जो नहीं दी? थोड़ी देर पहले आप यही कह रहे हैं कि इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा था। अगर इन्हें प्रमोट किया जाता तो शायद ये पाकिस्तान के लिए जो है 2023 तक अच्छे बैटर्स के तौर पर सामने आ जाते, अच्छे ऑफ स्पिनर के तौर पर सामने आ जाते। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कासिम अकरम को एक ज़माने में ये लोग जो है हफीज़ का नेमुल बदल कह रहे थे, कि मतलब हमें जो है ना हफीज़ का नेमुल बदल मिल गया। आज उसका कोई मतलब नाम हम नहीं सुन रहे। हसीबुल्लाह की आपने बात की, हसीबुल्लाह ने वर्ल्ड कप के अंदर 2 सेंचुरियां बनाई, और वो वाकई जो है ना, मतलब देखिए बलूचिस्तान से एक तो प्लेयर बहुत कम आते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर, बिस्मिल्लाह खान आया था, वो भी मतलब इतना, शोएब खान आया, वो भी इतना नहीं खेल सका। तो अगर कोई प्लेयर आ रहा है ना, तो मैं ये समझता हूं कि उसको जो है ना, मतलब ये कि इनको चाहिए कि ये मौके, देखिए मैं आपको बताऊं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ना, उसका काम क्या है?
उसका काम यही है, जो जिन प्लेयरों के आपने नाम लिए, जिनके हमने नाम लिए ना, जैसे इन्होंने नाम लिए, वो प्लेयर ये बुलाएं, उस पर ये काम करें और उनको वहां रखें, और उनको अब जो लड़का 4 डे का है उसको वो कोचेस वो करें, जो 1 डे का है, जो T20 का है। अगर हम मेरी अपनी जाती राय है कि अगर हम T20 का कप्तान शादाब को बना दें, समझे ना, तो कोई देखिए शाहिनशाह आफरीदी भी इस लिस्ट में है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए शादाब जो है, शादाब एनर्जेटिक है और उसके अंदर वो ऑलराउंडर है, और मतलब और वाइस कप्तान है आपका। लेकिन उसके साथ थोड़ी सी जमील साहब प्रॉब्लम भी है कि वो अनफिट के मसाइल से ज्यादा 2-4 रहते हैं। ये तो मतलब रहता है खिलाड़ियों के साथ, लेकिन मैं समझता हूं कि कप्तानी में अगर आप देखें ना, तो शादाब जो है ना वो ज्यादा मतलब ये कि बेहतर है। शाहिनशाह आफरीदी भी लाइन में लगे हुए, पहली मतलब उन्होंने लाहौर कलंदरी के वो क़यादत की और जितवा भी दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप वो जो हम देखते हैं ना कप्तानी में जो चीज होनी चाहिए, वो मुझे ज्यादा नजर आती है शादाब। आप समझते हैं कि शादाब को T20 का कप्तान बना दिया जाए और वनडे के लिए बाबर आजम और टेस्ट के लिए बाबर आजम ही बरकरार रहे? बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल। देखिए बाबर आजम की कारकर्दगी यहाँ पे भी अच्छी है, एज ए ओपनर अच्छी है ना, लेकिन वो जो एशियाई जो हमारी जो कंडीशन है उसके अंदर अच्छी है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे मतलब जैसे अभी आपने नाम लिया ना, शर्जील का नाम लिया, शर्जील को अगर वहां ले जाते तो बहुत आइडियल प्लेयर था वो, चाहे वो 6 ओवर खेले सर्किल के, लेकिन वो ऐसा जो है ना मतलब बुनियाद रख के आ जाता कि आने वाले प्लेयरों को ना इतनी मतलब वो नहीं होती प्रॉब्लम। लेकिन हम जो है ना हमने मतलब ये, क्योंकि इसलिए कि ये ओपनर है, ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं है भाई, इनकी वजह से कराची किंग के अंदर एलेक्स हेल्स को जो है ना वो छोड़ के चला गया कि मैं मतलब वो तो ओपनर था, तो अब गुप्टल को भी नीचे आना पड़ रहा था, मतलब इसलिए कि ये जगह ही नहीं छोड़ लेते, समझे ना। इसका इंकशाफ तो वसीम अकरम ने भी अभी किया है एक अपनी, ये तो हमें पहले से पता है। खैर बात ये है कि जब वहां पर नहीं छोड़ रहे आप, यहाँ नेशनल टीम के अंदर भी तमाम लोग कह रहे हैं आप नहीं छोड़ रहे, तो ये अपनी जिद और अना की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद ना करें। जहां पर आपकी देखें, आप अच्छे प्लेयर हो, आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, आप स्टार हो पाकिस्तान के बारे में सोचो, खेलना चाहते हो ना खेलो, कप्तानी किसी और के हवाले करें, लेकिन पॉजिटिव के कप्तानी की बात हो रही है तो वही साहब के पास आते हैं। वही साहब क्या समझते हैं, तीनों फॉर्मेट के लिए हमारे लिए जो है कप्तान अलग होना चाहिए? देखिए दुनिया में आप देख लें कि सबने अपने अपनी टीमें, ना सिर्फ कप्तानी, अपनी अपनी टीमें तक उन्होंने अपनी सेटल कर ली है कि उनकी जो है टेस्ट टीम कुछ और है, वनडे कुछ और है, और ये T20 है। हमारा सबसे बड़ा अलमाई ये है कि हमने तीनों को मिक्सअप किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कि खिलाड़ियों का ना होना और मिक्सअप क्रिकेट की वजह से उनको पता नहीं होता कि मैं T20 फॉर्मेट पे जाऊं या वनडे पे जाऊं, और इसमें जाऊं तो कप्तानी को बिल्कुल चेंज होना चाहिए। उसमें हर फॉर्मेट का जिसकी जो सलाहियतें हैं उसके मुताबिक यूज़ करनी चाहिए उनको। अच्छा, फॉर्मेट की बात हो रही है तो हम जिस तरह इन्होंने कहा कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग होना चाहिए, हम तो यहाँ देखते हैं कि जमील साहब जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे उसे T20 में शामिल कर लिया जाता है, वनडे में अच्छा परफॉर्म करे तो T20 में शामिल कर लिया। ये क्राइटेरिया क्यों है पाकिस्तानी टीम के अंदर? ये मैनेजमेंट क्या चाहती है कि जो लड़का अगर टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है उसे जो है T20 क्रिकेट में शामिल कर लिया जाए? देखिए ये जो ऊपर लोग बैठे हुए ना, ये मोहम्मद वसीम है, ये बहुत सारी बातें करते हैं ना, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर बोलता हूँ मैं इनको। बात असल में ये है कि मिसाल के तौर पे अब मोहम्मद हारिस है ना विकेट कीपर, उसको इन्होंने टेस्ट टीम में शामिल कर लिया, समझे ना। शाहनवाज धानी बेस्ट बॉलर बने थे क्या कहते हैं PSL के अंदर, उनको आपने टेस्ट टीम के अंदर मतलब कि शामिल कर लिया, जबकि T20 में करना चाहिए था शामिल। मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये इस तरह के जो भंड होते हैं ना, भंड कहता हूं मैं इसको, ये इस तरह के ये करते रहते हैं। ये सिर्फ जो है ना ये चाहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कप्तान में उसको मानता हूं जो पाकिस्तान के लिए खेलता है और पाकिस्तान का सोचता है ना, वो हमारी नजर के अंदर मतलब वो है। लेकिन आपने ये सोचना है कि यार मेरी रैंकिंग तो वो जो पाकिस्तान जो है ना वो चाहे नीचे चले जाए कोई फर्क नहीं। और हो क्या रहा है, यही हो रहा है ना। ये तो ये रिजवान साहब नंबर 1 पे, बाबर आजम नंबर 4 के ऊपर रैंकिंग है। अब रमीज से बात करो, वो टेक्निकल भाई, ये क्रिकेटर है ना, आपने क्रिकेट खेली हुई है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी टीम क्या कर रही है। आप जो है ना मतलब वो ना सहाफियों के कोई अगर सवाल करता है उसको उल्टा जवाब देते हैं कि जी PGL के अंदर कितना हुआ है, 2 रुपए 30 पैसे। बिल्कुल जमील साहब, हमारे पास टाइम कम है। आरिफ वही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।